श्री बजरंग मुनि जी आपके सामने प्रस्तुत हैं और हर रविवार की भांति मंथन कार्यक्रम के पूर्व मुनि जी लाइव होते हैं और लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्नोत्तर भी होता है। आज संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संसद का जो अंतर्द्वंद है उस पर मुनि जी अपना विचार रखेंगे। आप साथियों से आग्रह है कि आप निसंकोच प्रश्न करें और इस विषय को विस्तार देने की कृपा करें। धन्यवाद। हो गया क्या साथियों, आज हम लोग रविवार को लाइव के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र या लोकतांत्रिक संसद इस विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं। वैसे सारी दुनिया में लोकतंत्र निरंतर विस्तार हो रहा है। आधी से अधिक आबादी लोकतांत्रिक तरीके से है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तानाशाही लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सारी दुनिया में अशांति भी बढ़ रही है, अव्यवस्था भी बढ़ रही है। विचार करने का समय आ गया है कि क्या लोकतंत्र आदर्श स्थिति है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र तानाशाही का एक अगला पड़ाव है, मतलब एक सुधारात्मक कदम है। लेकिन लोकतंत्र विकल्प नहीं है। विकल्प तो है लोक स्वराज। लोक स्वराज तक अभी दुनिया के कोई भी देश उस दिशा में जा नहीं पा रहे हैं और इसलिए आज इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता आ पड़ी है। भारत में भी लोकतंत्र है। यद्यपि भारत का लोकतंत्र दुनिया के और लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा काफी विकृत है, काफी बुरी स्थिति में है। यहां तो नाम मात्र का लोकतंत्र है। भारत में संसदीय लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि हमने ब्रिटेन से नकल की है। दुनिया के अन्य देशों में कुछ अलग तरह के लोकतंत्र भी हैं। तो भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है, इसका यदि परीक्षण किया जाए तो लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का संतुलन होता है। तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तीनों में कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। तीनों समकक्ष होते हैं। अब भारत का लोकतांत्रिक आकलन करिए तो जब भारत में लोकतंत्र आया तो 1-2 वर्षों के बाद ही गांधी जी ने जो शुरू से कहा था कि लोकतंत्र का मतलब है लोक नियंत्रित तंत्र, लेकिन नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, इन लोगों ने सबने मिल करके और उसको संसदीय लोकतंत्र नाम दे दिया और सन 51 में इन लोगों ने पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए और बाद में राष्ट्रपति के भी अधिकार कम कर दिए। अब इस तरह भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हो गया, जो लोकतंत्र न रह करके धीरे धीरे तानाशाही में बदल गया, क्योंकि न्यायपालिका कमजोर हो गई, कार्यपालिका कमजोर हो गई और विधायिका दोनों के ऊपर हावी हो गई। यद्यपि बाद में सन 73 में न्यायपालिका ने फिर से अपने को जीवित किया, मजबूत किया और उसके बाद न्यायपालिका धीरे धीरे विधायिका को दबाने लग गई। आज भारत का लोकतंत्र इस तरह का हो गया है कि न्यायपालिका सर्वोच्च कहती है अपने को, विधायिका सर्वोच्च कहती है अपने को, और दोनों में कौन सर्वोच्च है इसका निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। तीनों को एक दूसरे का पूरक और नियंत्रक होना चाहिए था, लेकिन ये तो आपस में दोनों झगड़ने लग गए कि कौन ऊपर है।
और उसका परिणाम आज हम एक दूषित लोकतंत्र के रूप में देख रहे हैं, जिसमें संसद में विचार मंथन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक बात ये विचार करिए कि क्या भारत की संसद लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है? लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र का लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है कि उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों मजबूत स्थिति में रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो, न कि विरोधी। अब भारत का आप आकलन करके देखिए, जब से भारत में लोकतंत्र आया है तब से ही विपक्ष अपने को विरोधी पक्ष के रूप में स्थापित कर रहा है। अर्थात सत्ता पक्ष चाहे सही करे चाहे गलत करे, उसको तो सड़कों पर आकर के विरोध व्यक्त करना ही है। सही काम का भी विरोध करना है, गलत का भी विरोध करना है। अर्थात जनता के बीच में विपक्ष की विश्वसनीयता चली जाती है और उसका यह परिणाम होता है कि सत्ता पक्ष भी जनहित के कार्य छोड़कर लोकप्रिय कार्य करना शुरू कर देता है। यह तो एक बुरी बात है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों को मिल करके सही और गलत यह समाज के बीच में पहुंचाना चाहिए, न कि सड़कों पर हंगामा करना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ कि संसद में विचार मंथन बंद हो गया और वहां पर तिकड़मबाजी शुरू हो गई, जालसाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। संसद में से उठा उठा करके लोगों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार की संसद की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वह तालमेल खत्म हो गया और एक तरह से सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जनता पर विश्वास ही नहीं रहा। अब कैसा भारत है कि जहां प्याज और टमाटर पर सरकार बदल दी जाती है, जहां कि अगर किसी नेता की मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु को भुना लिया जाता है, जहां के राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल युद्ध का बहाना खोजते रहते हैं कि किसी तरह युद्ध हो जाए तो हम भावनात्मक रूप से फिर से सत्ता में आ जाएंगे। यह तिकड़म, यह लोकतांत्रिक संसद का तरीका नहीं है, लेकिन भारत में इसको अपनाया जा रहा है। एक बात और विचार करने की है कि भारत में राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। जो इनका मुखिया बन गया वो मुखिया का बपोती हो जाता है, पारिवारिक हो जाता है। अगर कोई नेता मर गया तो उसके बेटे को टिकट मिलेगा या उसकी औरत को टिकट मिलेगा, क्योंकि उधर सहानुभूति की भी लहर चाहिए और खानदानी लोकतंत्र है। तो एक तरह से हर दल के अंदर यही स्थिति हो गई है। और यह दल बदल विधेयक जब से लागू हुआ है तब से तो हमारे जो सांसद हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं रहे, वो तो दल प्रतिनिधि हो गए। और दल प्रतिनिधि क्या है? भेड़ बकरी के समान हो गए, खरीदे बेचे जा रहे हैं। सांसद खुद नहीं बिक सकते हैं, स्वतंत्रता उनकी नहीं है, संसद में स्वतंत्रता पूर्वक बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वे राजनीतिक दलों और दल नहीं कुछ व्यक्तियों के गुलाम हो गए हैं। हाथ उठाने के लिए वे लोग वहां पर रोबोट के तरीके संसद में बैठाए जाते हैं और हाथ उनसे उठवाया जाता है। होटलों में इस तरह उनको रखा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये गुलाम है एकदम से, जब जहां चाहे कान पकड़ करके उनको। ये हमारे जनप्रतिनिधि है। ये दल बदल विधेयक आने के बाद भारत की और दुर्गति हुई है लोकतंत्र की। और ये तीनों स्थितियां, अर्थात भारत में न संसदीय लोकतंत्र है, न भारत में लोकतांत्रिक संसद काम कर रही है, और न भारत के राजनीतिक दलों में किसी तरह का लोकतंत्र है। ये तो एक प्रकार से हम लोग
लोकतंत्र की लाश के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये लाश बनी कि अभी तक जीवित है। ये स्थिति बहुत खराब है, लेकिन है और कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। मेरा इस संबंध में एक सुझाव ये है कि भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो भी लोग चुनाव लड़े वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय वहां जाए और वहां स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखे। अगर वो किसी दल से चुनाव लड़ते हैं तो दल उनका आंतरिक मामला है, वो आपस में मिलकर के एक संगठन बना लें कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। लेकिन संवैधानिक रूप से वो संसद में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखें और सब मिलकर के अपना एक नेता चुने कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। और अगर हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, दल प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि वहां जाए और एक निर्दलीय लोकतंत्र का हम प्रयोग करें। वैसे मेरा ये सुझाव है कि सबसे अंतिम बात तो ये है कि लोक स्वराज्य ही सब समस्याओं का समाधान है। लेकिन अभी लोक स्वराज्य तो हम इसलिए दूर की कौड़ी है, अभी दिख नहीं रही है, सारी दुनिया में भी शुरू नहीं हुआ है। कुछ स्विट्जरलैंड वगैरह में आंशिक रूप से सुनने में आता है लोक स्वराज्य, क्या है अभी पूरा पता नहीं है। लेकिन अभी लोक स्वराज्य अगर नहीं भी आ पा रहा है तो हम निर्दलीय लोकतंत्र अगर शुरू कर दें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा यह सुझाव है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आप लोगों के जो प्रश्न होंगे आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं और इस बात को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं।